बाप की जमीन समझ के रखा गया, हर ससुर वहां से। वक्त, हालात और स्थान इंसान की मनस्थिति और उसकी सोच पर असर करते हैं। कहते हैं कि बड़े शहरों के अपराध छोटे शहरों से अलग होते हैं। शायद नहीं, क्योंकि इंसान के मौलिक गुण दोष, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट हर जगह लगभग एक सा ही होता है। शहर बोकारो प्रांत झारखंड, एक आंधी चली इतनी तेज कि कोई जान ही नहीं पाया कि कहां से चली और कहां ओझल हो गई, और पीछे छोड़ गई मौत का एक मंजर, एक नहीं अनेकों बार। सर, सांसें चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। आप लोगों से कोई कुछ देखा? कौन थे वो लोग? नहीं सर, हम यही भीतर में टीवी देख रहे थे, हमें भी अभी मालूम पड़ा। इतना आपको समझाते थे, क्या हो गया? ये तीनों भाई हैं सर, पंकज, मनीष और नन्नू मंडल। ये बड़ा भाई था ना? हाँ सर, पंकज मंडल। मजला भाई मनीष मंडल आईसीयू में, सिचुएशन क्रिटिकल है उसकी। नन्नू इधर वार्ड में ही है सर। चलो से बात करते हैं। नन्नू, क्या हुआ था? हमरे बड़का भैया को मार दिया साहब। कौन थे वो लोग? क्या पता साहब, अभी तो 3 दिन पहले ही जमीन खरीदाया था। अरे कोई लफड़े का जमीन नहीं है नन्नू बाबू, कागज एकदम पक्का है, और फिर भी आपका मन हो तो अपने वकील को दिखा दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी, पहले भी जमीन ली है ना हम आपसे, हाँ? लेकिन हाँ, ये बार रेसिडेंस बनाएंगे, 3 मंजिला ठोकेंगे, तीनों का परिवार रहेगा ना। दे दो। अरे एकदम आइडियल जमीन है मंडल जी, कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो का नया पोस्ट लोकेलिटी है। अब जाइए भूमि पूजन कीजिए। और हाँ, गृह प्रवेश में बुलाइएगा जरूर। अरे मिश्रा जी, ये भी कोनो कहने वाली बात है? अरे क्या हो रहा है भाई, भूमि पूजन के टाइम पंडित जी 12 बजे का दिया है, प्रोग्राम में बनाते रहिएगा, जल्दी कीजिए। भैया, भैया ये देखिए, क्या हो रहे? वो आपका मिश्रा फ्राटेबाजी कर गया। पढ़िए। प्लॉट नंबर 15 कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो, ये जमीन विवादित है, कोई भी सौदाबाजी ना करे। मृत्युंजय सिंह 0999 999। क्या रे सब? 40 लाख में लफड़ा वाला जमीन बेच दिया हम लोग को मिश्रावा। फोन लगा ससुर को फोन। हेलो, विज्ञापन देखे कि नहीं? कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। जमीन पर पैर नहीं धरना बता रहे तुमको, नहीं तो दिल्ली फाड़ देंगे, समझे? अरे पूरा 40 लाख रुपया देकर लिए हैं, पक्का कागज है हमारे पास। कान में तकलीफ है का बाबू? जो बोले वो समझ में नहीं आया। पैर नहीं धरना जमीन पर, बता रहे हैं तुमको। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन था भैया? अरे पता नहीं, धमका रहा था फोन पर, बोल रहा था कि जमीन पर पैर मत रखना। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे जमीन खरीद कर आए हैं? चुप रहिए, कौन मुंह उठाकर फोन पर धमकी दे रहा है तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। आपका तैयारी हुआ कि नहीं? जाइए तैयारी कीजिए। इधर से बात कर लेना, मकान का नक्शा पास होते ही घर का काम शुरू कर दे। जी भैया। एक बार मिश्रा जी से पूछ लेते। और अब मिश्रा जी का क्या काम है? जमीन का असली कागज है ना हमारे पास? कार गैरेज के लिए 20 फीट जगह आगे छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं एक कार के लिए जगह मत छोड़िए, 2 ठो कार के लिए छोड़िए। क्या है कि वो अपना नुनुआ नया गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहा है ना। अच्छा। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो मंडल जी। हाँ जी। मंडल जी, कोई आपकी जमीन में दखल कर रहा है, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, चलो रे। कहाँ? क्या हुआ? अरे कौन है अपनी जमीन पर दखल कर रहा है? चलो। इससे कैसे दखल कर रहा है? अरे खा के तो जाइए। हमको एकदम में पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। बाप की जमीन समझ के रखा गया, हर ससुर वहां से। उन सबके हाथ में हॉकी स्टिक था। किसी का चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, उन सबके मुंह पे
गमछा बना था। जो फोन किया था वो था वहां पर? उसका तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, उससे बात नहीं हो पाई थी साहब। कितने लोग थे? 8-10 बाइक पर लोग थे साहब। साहब छोड़िएगा मत साहब। पंकज मंडल को दोनों फोन अज्ञात व्यक्ति ने किया था ना? हाँ सर, वो दोनों नंबर्स मैंने जांच के लिए भेज दिए हैं। और सर न्यूज़पेपर के ऐड में जिस मृत्युंजय सिंह का जिक्र था उसको मैंने पुलिस स्टेशन में बैठाया है। बुलाओ उसको अंदर। ओके सर। थैंक यू। बोलिए सर। पंकज मंडल को फोन करके धमकी आप ही दिए थे? फोन? हम नहीं तो, हम किसी को फोन नहीं किए सर। हाँ, अखबार में विज्ञापन जरूर दिए थे प्लॉट नंबर 15 का। और जमीन तो पंकज मंडल ने खरीद ली थी, पक्का कागज है उसके पास? फर्जी पक्का कागज तो कोई भी बनवा लेगा ना सर। ये देखिए, प्लॉट नंबर 15 का कागज तो हमारे पास भी है। ये जमीन डिस्प्यूटेड है और ये पंकज और उसका भाई लोग ऑक्युपाई कर रहा है जबरदस्ती। इसीलिए आपने गुंडे भेजकर जबरदस्ती उनको बेदखल करने की कोशिश की? गलत बात। हम गुंडा नहीं है, हम गुंडा नहीं। अखबार में विज्ञापन जरूर दिया था। पंकज मंडल का डेथ हो गया है, उसके दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है, सच सामने तो आ ही जाएगा। तो कीजिए ना, और पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। इनोसेंट पब्लिक पर शक करने से सच साबित नहीं ना होगा। और कोई बात हो तो बोलिए, हमको ऑफिस जाना है, देर हो रही है। यही नजर रखो इसमें। सर, दोनों फोन के रिकॉर्ड जो हैं तुरंत चेक करवाओ। ओके सर। और सुनो सर, सिटी ट्रैफिक पुलिस से पता करो कल रात में ये बाइक वालों का कहीं ऐसा बड़ा मूवमेंट दिखा है क्या? ओके सर। अरे सुधांशु, अरे बेटा जल्दी करो भाई। अरे हाँ आ रहे हैं बाबूजी। लेट हो जाएगा। ये जरा सा। अरे गाड़ी ना छूट जाएगा। अरे दही खाएगा तब ना जाएगा, रुकिए जरा सा। अरे एल बेटा दही खा लो, शुद्ध होता है बेटा, खा लो खा लो। खूब मन लगा के पढ़ना। बहुत उम्मीद से भेज रहे तुमको बोकारो। अरे मम्मी तुम बेकार में टेंशन ले रही हो ना। तुम्हारा सुधांशु ना वहाँ जाकर टॉप करेगा। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इधर बीए किया और उधर आईएएस निकाल लेगा। औकात से बड़ा काम कर रहे तुम्हारे बाबू, क्लर्क हैं, ताकि तुमको पढ़ने के लिए बोकारो भेज रहे हैं। और अभी पूरी बहन रंजू के शादी में एकदम में से सब खाली हाथ हो गए ना। जानबे करते हो, अपने माँ बाप का इज्जत रखना बेटा। हाँ अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो ना, बिल्कुल। चलो हम चलते हैं। एक गधा महाराज, गले मत लगिए, पैर छुइए। हाँ। जीते रहो बेटा, आप आओ ना। अब चलो भाई, लेट हो रहा है, जल्दी करो, आओ। ए सुधांशु ध्यान से जाना बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा। चाचा आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हमारा नजर रहेगा इसके ऊपर 24/7। बस बेटा, तुम हो यहाँ तो मन में तसल्ली बना रहेगा। बाकी सहरसा से बोकारो आने का इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो हम जैसे किरानी क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। जी 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 चाचा, बनेगा, जरूर बनेगा। तुम तो एमए में हो ना? जी। और तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम टॉपर हो। जी जी चाचा, बस आप लोग का आशीर्वाद है। एमए फाइनल ईयर में है इस बरस। पिछले साल भी टॉप किए थे पूरा यूनिवर्सिटी में। बस बेटा, अपने नक्शे कदम पे चलाओ इसको। जी चाचा। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है ना? बस ध्यान रखना इसका। ठीक 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 है बेटा। प्रणाम चाचा। खुश रहो, खुश रहो, खूब पढ़ाई लिखाई करना। जी जी ध्यान रखना इसका। जी। मिस्टर सुधांशु रंजन, कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स, नॉट ऑन गर्ल्स। सर पंकज को वो दोनों कॉल्स लोकल नंबर से ही आए थे। वो दोनों नंबर्स फर्जी नाम और एड्रेस से रजिस्टर्ड थे, और सर वो नंबर से भी बंद है। इस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था अल्ताफ। एक बात तो तय है, ये कोई असामाजिक तत्व है, कोई क्रिमिनल। बाइक वाले के बारे में पता चला? नहीं सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हाल फिलहाल 8-10 बाइक्स को ग्रुप में चलते हुए नहीं देखा है। हो सकता है शहर के बाहर से आए। जमीन विवादित थी,
कोर्ट में जाकर सेटल करने की बजाय किसी ने हिंसा और अपराध का रास्ता अपनाया। लेकिन प्रतिवादी मृत्युंजय सिंह इस बात से साफ इनकार कर रहा था। तो फिर सच क्या था? किसने उन मोटरसाइकिल सवार हत्यारों को पंकज, मनीष और नुन्नू मंडल पर हमला करने के लिए कहा था? कहां से आए थे वो लोग और कहां ओझल हो गए? देखो कौन है। आवाज नहीं तो तिल्ली फाड़ देंगे। हाईजैकिंग बाबू। उतरो बाबू। चाबी निकाल, गाड़ी की चाबी निकाल। चल पीछे, चल। अरे चल निकाल। सब क्या हुआ था? सर हम लोग उधर गिरिडीह का तरफ से आ रहे थे। अगल बगल में ही छुपा हुआ था पूरा गैंग और उनमें से एक आदमी यहाँ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने कट्टा अड़ाया और देखते ही देखते बाइक पे बहुत से लोग आ गए और गाड़ी छुड़ा के भाग गई सर। किसी का नंबर देखा था? सर नंबर प्लेट तो किसी गाड़ी में नहीं था और सबने अपना चेहरा जो है गमछे से बांध के रखा था। सर चास और गोमिया से भी गाड़ी के हाईजैकिंग का मामला दर्ज हुआ है और वहां पर भी बाइक वालों ने ही गाड़ी उठाई है। कोऑपरेटिव कॉलोनी जमीन बेदखली से लेकर अब तक बाइक वाले हर जगह मौजूद हैं। अल्ताफ, लगता है कोई नया गिरोह सक्रिय हुआ है जो बाइक पे ऑपरेट करता है। एक काम करो सर, चास और बोकारो के आसपास के एरिया में पता करो लोकल से कि बाइक का कोई अनयूजुअल मूवमेंट देखा है क्या लोग। ओके सर। स्वाति, मुस्कुरा कह रहे हो? अरे वो तुमसे कुछ बात करनी थी। आओ ना। कहाँ? अरे आओ तो। अब बताओ बात क्या है? अरे बताओ तो क्या बात है? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? ये क्या है? अरे मोबाइल फोन है। तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसीलिए लेके आए हैं। एकदम एडवांस जनरेशन का फोन है। एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड। रखो लो। चलो तुमको शाहरुख खान का फिल्म दिखाते हैं। अच्छा। पुनीत भैया चलो चलो, उधर पुनीत भैया हैं। क्या हुआ? अभी देख लेंगे ना तो करियर पर प्रवचन देना चालू कर देंगे। हमको तो लगता है ना इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इतना बढ़िया भाषण देते हैं कि बेहोशी आ जाता है। तुमने हम पे बहुत ही खर्चा कर दिया। अरे तुम खुश हो ना, खर्चे का टेंशन हम पे छोड़ दो। अच्छा। अरे बाबूजी बहुत कमाए हैं। अच्छा। लगता है बाइक लेना ही पड़ेगा। सच में? बाइक? बाइक का क्या करोगे? अरे चलाएंगे बाबूजी, और क्या करेंगे। अरे यहाँ 3-3 को ट्यूशन ज्वाइन कर लिए हैं। ऑटो रिक्शा कर करके एकदम हालत खराब हो गया है। बाबूजी बाइक ले लेंगे तो बचत भी होगा, टाइम भी बचेगा ना। बाइक कोनो 2-4 पैसा में नहीं आता है। 40-50 हजार रुपया लगेगा। ठीक है छोड़ देते तब ट्यूशन। ठीक है। काहे छोड़ोगे? तुम फोन रखो, हम कुछ करते।
अरे हाँ बाइक का ही कुछ कर। अरे फोन तो रखो। पढ़ाई लिखाई में कोनो दिक्कत हो रहा होगा तबे न कर रहा है बाइक के लिए। हमको भी फोन किया था, कह रहा था कि पापा जी से बात करिए कि बाइक के लिए कोनो जुगाड़ उगाड़ कर दें। अब पतिया का ना बुझ रहे हैं। ए मैडम जी हम सब बूझ रहे हैं, लेकिन पैसवा कहाँ से आएगा? अरे आपको पीएफ का बोल रहे थे ना? अरे पगली, पीएफ फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अरे जब आजे का कोनो ठिकाना नहीं है, उसको आज जरूरत है, तो रिटायरमेंट का काहे सोच रहे हैं आप? अनजान शहर में है, जाने कैसे आता है जाता है, कोचिंग ट्यूशन जाने कहाँ पढ़ता है। अरे बात तो सुनिए आप। ये नहीं सुनिए जल्दी। एक तरफ बोकारो में अपराध की नई नींव पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोई उम्मीद से भरा बस्ता लिए कॉलेज में दाखिल हुआ। क्या सुधांशु वाकई अपने पिता की उम्मीदों के अनुरूप चल रहा था? क्या यही था उसके पिता का सपना? किसी का हाथ थामे सुधांशु चल पड़ा था, लेकिन कहां जाती थी वो सड़क? शायद वो भी इससे अनजान था। गाड़ी रोको भाई। गाड़ी सीधा बोकारो सिटी में ही जाके रुकेगा। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक, नहीं दिल्ली फाड़ देंगे। ड्राइवर साहब, अरे गाड़ी रोकिएगा। गाड़ी रोक। हमारे दोस्त का शादी है, दहेज कम पड़ रहा है, दान करना शुरू कीजिए। जो नहीं देगा उसको एक गोली बिना पानी के। वो सब लोग गाड़ी पर था सर, और बहुत सारी बाइक्स पे आके इधर उधर से हमारी बस को दोनों तरफ से घेर लिया। किसी का चेहरा देखे? वो कंबल लपेटा हुआ था और अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था सर। बाइक का नंबर देखे? नंबर प्लेट था ही नहीं सर। पर हाँ सर, एक गाड़ी पे कुछ लिखा रहा। पापा का प्यार। सर ये तो वही गाड़ी है, पापा का प्यार। मर्डर का मामला लगता है। गाड़ी पे नंबर तो है नहीं। एक काम करो सर, इसका चेसिस नंबर लो, पता करो किसका बाइक है। ओके सर। चाचा एक मिनट, कहीं कुछ पता चला? नहीं चाचा, ताज्जुब है, 4 दिन से हम भी उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं। अरे हफ्ता भर से तो हम भी परेशान हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी माई तो रो रो के बीमार हो गई है, इसलिए हमको आना पड़ा। ए बेटा अब क्या करें? चाचा अब तो एक ही उपाय है, पुलिस। पहले तो बाइक खरीदवाए महीना भर पहले, फिर 20 दिन पहले बोला और पैसा चाहिए। हम ठहरे क्लर्क आदमी कहाँ से लाएंगे? हमने मना कर दिया। बस उसने बात करना ही बंद कर दिया। पहले तो अपने मम्मी से कभी कदार बात कर लिया करता था, अब हफ्ता भर से तो उससे भी बात नहीं करता। बताइए ये भी कोई तरीका है? माँ बाप कितना अरमान से भेजता अपने बच्चा को और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। चाचा गया होगा धन्यवाद धन्यवाद, आप चिंता नहीं करिए। आप कौन? जी हम कजन है उसके। नाम क्या है? पुनीत। क्या करते हैं? एमए फाइनल ईयर में, उसी कॉलेज में। वैसे एक 4-5 दिन पहले 18-19 साल का एक लड़का मिला है, साथ में बाइक भी था। बॉडी अभी मॉर्ग में है। हम चाहते हैं आप चल के देख लीजिए। भगवान न करे आपका बेटा हो, लेकिन एक बार चल के देख लीजिए। और हाँ एक बात और, बाइक पे कुछ लिखा भी था, पापा का प्यार। कपड़ा हटा। चाचा इसका तो चेहरा ही नहीं है। इसीलिए तो हम लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आपको इस तरह।
पुनीत, पुनीत, ये तो अपना सुधांशु है, सुधांशु, मेरा बेटा नहीं, सुधांशु। सफलता के सपने संजोए माँ बाप के अरमानों को दिल में लिए सुधांशु बोकारो आया था, लेकिन चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि सपने और अरमान एक लाश में तब्दील हो गए। किसने मारा था सुधांशु को इस निर्ममता से और क्यों? और उसके पास मिली बाइक, पापा का प्यार, ये तो वही बाइक थी जो हाईवे पर हुई डकैती में मिली थी। तो क्या इसका मतलब सुधांशु भी? जवाब ढूंढने पुलिस कॉलेज जा पहुंची। इधर सुधांशु का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं सर, क्लास भी कम ही आता था, एक गर्लफ्रेंड बना लिया था और नया बाइक ले लिया था। उसके बाद से दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। नाम क्या है उस लड़की का? सर स्वाति है, वो सोशियोलॉजी पार्ट 2 में मेरे साथ ही पढ़ती है। सर वो बहुत सिंपल लड़का था, बहुत अच्छा था, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर वो हम पे बहुत पैसा खर्च करता था। हम मना भी करते थे सर, पर वो हमारी सुनता नहीं था। फिर एक दिन जिद करके वो अपने पापा से एक नई बाइक लेके आया। फिर पता नहीं अचानक कहाँ 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। और जब वापस आया तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इतना सारा पैसा कहाँ से? चोरी किया। अरे तुमको आम से मतलब है कि गुठली से? चलो। कहाँ? अरे पार्टी है, मस्त पार्टी। पुनीत भी था पार्टी में? जी सर। अरे सर, पार्टी वार्टी करना कोई क्राइम थोड़े ना है। पार्टी के अलावा क्या करता? पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। सुधांशु को पैसा, लड़की और पार्टी का लत तुम लगवाए थे? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? सुधांशु बच्चा थोड़े ना था, और हम काहे किसी को किसी चीज का हैबिट लगवाएंगे। निकलो। कॉलेज के एरिया के थाने में पता करो इसका रिकॉर्ड क्या है। बहुत पार्टी वार्टी करता है लड़का, हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे परमिशन लेने आता है। अरे सर, थोड़ा लेट नाइट तक चलेगा, दोस्त लोग होंगे। ज्यादा हल्ला गुल्ला ना मचाइएगा। म्यूजिक होगा लेकिन वॉल्यूम कम रखेंगे सर। सर, ये वो 2-1 लड़कों को लेट नाइट बाइक पे निकलते देखा है। इतना रात को कहाँ से आ रहा हो तुम लोग? हॉस्पिटल जा रहे हैं सर, बीजेएस। दोस्त की मम्मी बहुत बीमार है सर। तुम चारों? हाँ सर। जी, बोकारो जनरल हॉस्पिटल। चलो निकलो। सर, बंदगोड़ा पुलिस थाने से अभी खबर आई है कि वहां पर जमीन को लेकर एक विवाद हुआ है। इस विवाद में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। इसका अपने केस से भी कोई संबंध नहीं क्या? हाँ सर, है। जैसा कि कोऑपरेटिव कॉलोनी में हुआ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने जमीन के मालिक पर हमला किया और फरार हो गए। और सर ये देखिए, इसी विवादित जमीन को लेकर ये नोटिस भी एक दिन पहले छपा था। जमीन विवाद में इसका लेन देन आपको मुकदमे में उलझा सकता है, सावधान। निरंजन शर्मा, कोऑपरेटिव कॉलोनी वाले जो वारदात हुई थी उसमें भी ऐसा ही इश्तिहार छपा था ना? हाँ सर। एक डेफिनेट पैटर्न है इनके क्राइम में। पहले कोई जमीन खरीदता है, फिर उस पर कोई दावा ठोकता है, फिर इश्तिहार छपता है, उसके बाद हमला, वो भी बाइक सवारों द्वारा। यानी जमीन खाली करवाने की कोशिश। बाइक सवारों का कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। सुधांशु भी इसमें फंस गया था। हो ना हो कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। सर, सुधांशु का चचेरा भाई पुनीत, उसका भी रंग कुछ सही नहीं है सर। सर, जो बोकारो गिरडी हाईवे पर गाड़ी चोरी हुई थी वो धनबाद में मिल गई है, तो इसे गैराज में बेच के निकल गया। गैराज के मालिक ने और कुछ बताया? हाँ सर, कह रहा था 2 लड़के बाइक पर आए थे, पैसे की दरकार है और तुरंत गाड़ी बेचना है, इसलिए 10 लाख की गाड़ी 4 लाख में बेच के निकल गए। सर, कुछ बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं इन पर नजर रख रहा हूँ। नजर रखो।
लिंक रोड पे चल, गाड़ी घुमा। सर आइए। सर बहुत स्पीड में थे, वहां से निकले और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, उनको पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। पुनीता सर। जी सर। प्लॉट नंबर 886 दीघा चौक, ये जमीन विवाद में है। कृपया इसके लेन देन खरीद बिक्री से पहले हमें संपर्क करें। एसएन वर्मा। हेलो वर्मा जी। हाँ बोल रहा हूँ। जमीन विवाद में फंसा हुआ है आपका। हाँ हाँ जी। आप बोलिए तो हम सल्टा देते हैं। आप बोल कौन रहे हैं? अरे हम कौन बोल रहे हैं जान के क्या कीजिएगा। आइए 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 आइए, आके मिलिए, पता नोट कीजिए, पता नोट कीजिए। हाँ बताइए। अरे सुनो रे, पार्टी का इंतजाम हो गया है। सुनील, हेमंत, शिबू सबको अलर्ट कर दो। पुनीत एक नए खौफनाक रूप में एक नई शख्सियत के साथ एकाएक सामने आ गया। बोकारो में हो रहे अपराधों के साथ उसके तार जुड़ने लगे। पुलिस को बाइकर्स गैंग के साथ पुनीत के संबंध साफ नजर आने लगे, लेकिन इस सब में मौत की आगोश में चले गए सुधांशु की क्या भूमिका थी? पुनीत सुधांशु का चचेरा भाई था, तो क्या वो उसका आपराधिक साथी भी था? आखिर क्या थी पुनीत की पूरी और सही पहचान? अरे सेठ, पैसा लेके आए ना? हाँ 10 अभी और बाकी काम होने के बाद। हाँ। अरे काम तो समझिए हो गया। पुलिस को तो नहीं बताया ना? अरे क्या बात करते हैं? अरे मजाक कर रहे हैं। काम तो हो जाएगा ना? काम हो गया, चलिए निकलिए। बाबू लोग, अरे सुनो, 5 तक गिनते हैं, पलटवा खाली कर दीजिए, नहीं तो यहीं तिल्ली फाड़ देंगे। 1 2 3 4। बाकी का गिनती पुलिस स्टेशन में चल के करना। चला दिखा, चला दिखा। पुनीत बाबू हमें फाइनल लेके चलो सबको। ये खाली का है, रंगदारी कर। अपराध का अंजाम कानून का शिकंजा है। देर से ही सही, लेकिन कानून अपराधी को घेर ही लेता है। लेकिन जो मासूम उस अपराध का शिकार होते हैं, उनके दुख दर्द और नुकसान की भरपाई शायद ही कभी हो पाती है। पुनीत और उसका गैंग पुलिस द्वारा पकड़े गए और अब वक्त आ गया था उन बातों के सामने आने का जिनकी तलाश में पुलिस महीनों से भटक रही थी। और इसमें भी सबसे बड़ा सवाल सुधांशु से जुड़ा था कि कैसे एक मासूम और महत्वाकांक्षी बच्चा गुनाह के घेरे में आ फंसा। जमीन खाली करवाना, हाईवे पे डकैती, गाड़ी हाईजैक, पार्टी भी करते थे ना। सुधांशु को कैसे फंसाया अपने चक्कर में, या फंस गया वो? सर ने जो पूछा एक बार में समझ में नहीं आया क्या? बोल। सुधांशु के पापा उसको बाइक के लिए पैसा दिए थे, लेकिन उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया उसको। गर्लफ्रेंड बना लिया था, ऊटी जाने का प्लान बना लिया था। हैं? अकेले छत पर डूबता हुआ सूरज, सेंटी उंटी हो गए हो क्या जी? हैं? क्या हुआ? अरे पापा पैसा नहीं दे रहे। अरे रे, इतना महंगा महंगा शौक पालोगे तो पापा कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? गर्लफ्रेंड, शॉपिंग है? अरे तो लेकिन हम प्रॉमिस कर दिए ना भैया कि ऊटी लेके जाएंगे उसको। ऊटी लेके जाएंगे? शादी से पहले ही हनीमून का जुगाड़ कर लिए हो तुम। परेशान है, आपको कॉमेडी सूझ रहा है? नहीं अच्छा सही में परेशान। चलो चलो आवा, उठो। नहीं हम नहीं। अरे उठो उठो। अरे तुम्हारा इलाज न कर रहे हैं, हमारे पास दवाई है। उठो उठो, चलो चलो चलो। कहाँ लेके जाएंगे? चलो।
मजा आया कि नहीं? फुल मजा आया भैया। ये रखो, अब और मजा आएगा। भैया लेकिन ये क्या है? समझ लो रात को हमारा बर्थडे पार्टी था, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। फिर तो जब जब पार्टी होता हम लोग उसको इनवाइट करते, पैसे देते। परीक गया था पूरा, एडिक्शन लग गया था उसको पार्टी का। अरे टॉप करके ही दम मानोगे क्या है भैया? चलो इसको छोड़ो, चलो। अरे भैया कल को टेस्ट है। अरे आज उससे बड़ा टेस्ट है। चलो 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 बताते हैं तुमको। चलो ना, चलो चलो चलो। भैया पार्टी कहाँ है? लेकिन पार्टी आ रही है। ये कहाँ है? अरे कुछ नहीं है, तुम मिलो। पहनो इसको। लेकिन कहाँ है? अरे पहनो पहनो, बताते हैं। उधर 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 नहीं है, तिल्ली फाड़ देंगे। उधर भैया ये सब कहा था? अरे पार्टी मूव्स में थोड़ी ना होता है, और स्वाति का बर्थडे भी आ रहा है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। एक ड्रेस लेके दो स्वाति को, किस देगी तुमको। चलो भैया को गुड नाइट बोलो। चलो गुड नाइट। सुधांशु का खर्चा बढ़ता जा रहा था, पैसे का सोर्स मिल गया था उसको। फिर जब जब हम ऑपरेशन के लिए निकलते थे हमारे साथ ही जाता था। ये जमीन खाली करने का फाइनल अमाउंट। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका देवघर वाला जमीन का भी कुछ करते हैं? देवघर तक ऑपरेट करते हैं आप लोग? जी ऑल इंडिया, बहुत जल्दी, विद ब्रांच ऑफिस इन लंदन। निकलिए। इसको फोन करो, बोलो जमीन खाली करवा देंगे 20% पर। हम? हाँ हाँ तुम करो करो, अभी करो अभी करो, जल्दी निकालो, लगाओ। हेलो, प्लॉट नंबर 441 श्याम बाजार। आपका जमीन विवादित है ना, तो खाली करवा सकते हैं। सुधांशु से पहले भी हम लोग बहुत सारा कांड कर चुके थे। वो मृत्युंजय सिंह का जमीन खाली करवाने का काम भी हम ही लोग किए थे। कितने भी पैसे ले लेना, लेकिन वो जगह मुझे चाहिए। स्टार देने का काम पार्टी करता था, हम लोग फोन करते थे। बाद में विज्ञापन देके सुपारी लेने का काम भी करने लगे थे। सुधांशु बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गया था। बस लूट का जो कांड था उसमें वो भी शामिल था। और वो कारों में कुछ लोग ज्यादा ही होशियार होने लगे थे, अलग ही खेल चलने लगा था। अरे भैया जमीन लेने से कोनो फायदा नहीं है इस वक्त। इधर जमीन लिए नहीं कि उधर दूसरा पार्टी आके खाली करा देगा। भाई का लोगों का कोनो ही गैंग है, सुने हैं बहुत खतरनाक है, पुलिस भी नहीं लपेट पाई उन्हें। पर साहब जी आप ये जमीन जरूर लीजिएगा, इस टाउन में एक ही गैंग थोड़ी ना है। हेलो राजीव रंजन, इस बार खाली नहीं कराना है, इस बार खाली करने से रोकना है। अरे भैया हाँ आज लीड हम करेंगे। शाबाश, चलो करो। बे, ये जमीन खाली करवाने आया है, जिस रास्ते से आया वहीं लौट जा। काय बे, तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है आज? हाँ?
मारो साले को। बस दिल्ली फाड़ने चले थे। बच्चे जिद करते हैं, मनमानी करते हैं और माँ बाप उसे पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन वो जिद जायज है या नहीं, मनमानी जायज है या नहीं, कई बार माँ बाप इस पर विचार नहीं करते। और रही बात नतीजों की, तो उस पर भी कई बार सोचा ही नहीं जाता है। सुधांशु ने बाइक मांगी, बाइक मिल गई। क्यों मांगी, बाइक का क्या किया, किसी ने नहीं सोचा। नतीजा हम सब ने देखा। सुधांशु अपने परिवार को दुख और दर्द के सैलाब में छोड़कर चला गया। पुनीत और उसके गिरोह को हत्या, डकैती, आगजनी और बलवे के अपराध में आईपीसी की धारा 300, 302, 307, 388, 506 और 507 के तहत बोकारो की एक सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों के कंधों पर सिर्फ स्कूल के बस्ते ही नहीं, बल्कि माँ बाप के सपने और अरमान भी सवार होते हैं। और उन सपनों को पूरा होने में सिर्फ पैसों का ईंधन ही नहीं, बल्कि सतर्कता की छत भी लगती है और प्यार का इंजन भी लगता है। अपने बच्चों के प्रति प्यार में सतर्कता की शक्ति भरे। इतनी हिम्मत तेरी, हैं? मेरे बीच में बोलेगी? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और शू फर्क पड़े तेरे, और शू फर्क पड़े छे तारे? हाँ, तेरे पास है ना तेरी बेटी संभालने को? नहीं नहीं। मार्च 2015 के एक स्वतंत्र सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 84% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। और इस सर्वे का समर्थन खुद भारतीय योजना आयोग ने भी किया है। इस आंकड़े से साफ जाहिर है कि घरेलू हिंसा का यह अभिशाप हमारे अंदाजे से काफी बड़े स्तर पर आज भी प्रचलित है। घर बैठे आप और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कोई महिला क्यों और कैसे इतना जुल्म सह सकती है। क्यों और कैसे किसी पुरुष का आचरण एक जानवर की तरह हो जाता है। आखिर क्यों और कैसे कोई औरत प्रतिदिन ये हिंसा सहते हुए भी बिना किसी प्रतिकार के अपनी जिंदगी जिए जाती है। मोड़ू थशे बेटा, जल्दी कर, बस आ जाएगी। चला। अरे किरण, जूते कहाँ हैं? हाँ, यही नीचे रखे हैं। आजा, बैठ जा। हाँ, चलो, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। शाबाश, गुड गर्ल। मैं देती हूँ। मैं कर लूंगा, तुम जाओ खिलाओ। खोलो। मेरे लिए भी कुछ है क्या? हाँ, है ना। पराठा है, ढोकला, जलेबी, सब कुछ है नाश्ते में। आइए। आज तो लॉटरी लग गई। चल मुंह खोल। ये नमक की गोनी तुम्हारे मायके से आई थी क्या? पूरी गोनी डाल दी इसमें? तो क्या हो गया, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। तुम रहने दो, होगा नहीं तुमसे। इस बार नमक की जगह मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, है ना? और सुनो, रात को भी आराम ही करना। मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे शारदा बहन, केम छो? आज बहुत दिन बाद नजर आई। मजे में विनोद भाई, जो ने रोज किचन में काम से, खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। खाना, इस नाकामी को भी खाना बनाना सिखा दो। और कुछ नहीं तो कम से कम खाने का सुख तो मिले। घर में बच्चा संभालने के अलावा और भी काम होते हैं, कुछ नहीं आता।
किरण, कल रात को फिर कुछ हुआ था क्या? चीख सुनी थी मैंने। चीख? कौन सी चीख? मुझे नहीं पता। पिंकू, रेडी हो गई? गुड गर्ल, जल्दी से स्कूल जाना। हाँ, बाय बाय। बाय मिंकू। किरण, एक बात कहूं, तुम्हें विनोद के बारे में किसी न किसी को तो बता देना चाहिए। किसी और को नहीं तो कम से कम अपने मायके वाले को बता दो। कुछ है ही नहीं बताने को शारदा बहन, कुछ भी नहीं है। छुपाने से कुछ नहीं होगा। शारदा बहन, बोला ना कुछ है ही नहीं बताने को। अब जाइए, अपने काम से काम रखिए। हाय प्रणय, आओ अंदर आओ। बैठो और बताओ कैसे हो? क्या? मैं कैसा हूं? किरण, तुम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुमने मां से झूठ कहा, लेकिन मैं जानता हूं इस घर में क्या हो रहा है। किरण, मैं फिर कह रहा हूं, जो हो रहा है वो सहन मत करो। आवाज उठाओ उस आदमी के खिलाफ। अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। प्रणय, मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन विनोद के बारे में आगे से फिर कुछ मत बोलना, वरना मैं। किरण प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। देखो प्रणय, जो तुम्हारी माँ को बोला था वही तुम्हें बोल रही हूँ। अपने काम से काम रखो और प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है। ऐसी बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने भी ना एक दोस्त आने वाला है। आपका न्यू फ्रेंड। और उसके आने पर तुम्हारे पापा को उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी तुम्हारे आने पे हुई थी। मजा आएगा बहुत। अरे देखो देखो, पापा आ गए। उठो 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 उठो, चलो चलो। आती, कम ना। हम लोग आप इसे घर पे? आया नहीं, प्लीज, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अरे कम से कम मिंकू के बारे में तो सोचिए, इसमें क्या बीतेगी, प्लीज। विनोद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर से बाहर मिलते हैं। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं विनोद, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके। तुम्हें मिंकू की चिंता है ना, तो मिंकू की चिंता करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे रोकना मत कुछ भी करने से। मैं आता हूँ अभी। हाँ, I'm sorry. It's a miscarriage.
हमेपन। हाँ आता हूँ, किरण को लेके ही आऊंगा। आज शादी के जश्न में वो भी तो भाग लेगी ने। जय श्री कृष्णा। ए सुन, तैयार हो जा, सामान पैक कर ले। वो गांधीनगर में अमन भाई के बेटे का लगन है, उधर जाना है। 2 घंटे लगेंगे गाड़ी से। और सुनना, वो मिंकू को शारदा बहन ने पैसे छोड़ दे, नहीं तो रास्ते पर ना वो पे उल्टी रोना चिल्लाना वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, समझी ने? ए तू भी अपना जरा रोनी सूरत ठीक कर, थोड़ा हंस, खुश रहे। फुल टाइम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, समझी ने? मम्मी कौन? शारदा बहन, मिंकू को एक रात के लिए आपके पास छोड़ना था। मैं और विनोद एक शादी के लिए गांधीनगर जा रहे हैं। इसी बहाने हमको थोड़ा टाइम अकेले में मिल जाएगा चीज़ें सुधारने के लिए। तुम्हारी स्थिति है जाने जैसी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हो सकता है रात को वहीं रुकना पड़े। अरे कहीं वांधो नहीं, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ चलती। हाँ मिंकू बेटा, शैतानी नहीं करना। हाँ आऊँ छू। अरे ताला लगा हुआ है। ये कहाँ गए? विनोद ने तो बोला था कल रात में शादी में आऊंगा, वहां पर भी नहीं आया, घर पर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे ये लोग? हरी भाई को पूछते हैं। हरी भाई, शारदा बहन, हरी भाई। क्या हुआ राजन भाई? अरे आपको पता है ये लोग कहाँ गए? नहीं तो। वो शादी में जाने का बोल के गए थे, पर शादी में तो आए नहीं वो लोग। राजन भाई सुबह से हम भी परेशान है। मिंकू का हाल देखो, कितना रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। ये लोग गए तो कहाँ गए? पड़ोसी और परिवार चिंतित थे। किरण और विनोद गांधीनगर में रिश्तेदार के घर की ओर निकले जरूर थे, लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं। तो फिर कहां थे विनोद और किरण? कुछ पता चला क्या? कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या? इसके अलावा कुछ पता है आपको? कोई दिखा था आपको? मैम किरण कहाँ है? अंदर है वो, डॉक्टर चेकअप करें, बस आते ही हो। विनोद, विनोद क्या छे? विनोद कहाँ है विनोद जी है, लेटे रहिए। विनोद कहाँ? बुलाते, आपने विनोद जी को बुलाते। प्लीज काम डाउन। विनोद आप सो जाइए प्लीज। विनोद, विनोद आ जाएंगे। विनोद कहाँ हो तुम? विनोद प्लीज रेस्ट कीजिए, आ जाएंगे। मैडम विनोद आपके साथ है ना? वो कहीं दूसरे देखिए आप शांत हो जाइए। है ना मम्मी विनोद मेरे साथ था ना? है ना? हम दोनों एक साथ गया था ना? विनोद कहाँ है बेटा? कहाँ है विनोद? देखिए आप शांत होकर हमें बताएंगे ना तो हम आपके पति को ढूंढ पाएंगे। ढूंढ पाएंगे? क्या मतलब है आपका? हाँ ढूंढ पाएंगे इससे क्या मतलब है? मैम she needs rest. सर में गहरी चोट आई। She needs rest. I understand. चलिए मैडम हम सब बाहर चलते हैं। आप समझ नहीं रही है। नर्स इंजेक्शन। चलिए आप मेरी बात सुने। मैडम उन लोगों ने विनोद को नहीं उन लोगों ने विनोद को भी, आप लोग समझ नहीं रहे। विनोद मेरे साथ ही था। विनोद तो हमारी दिख रही है। सो करियो विनोद है। विनोद नहीं मारा होगा उसको। आखिर मेरी बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया उसने। क्या बोल रही हो आप? हाँ एक तो मेरा बेटा घूम गया है, मैं वैसे परेशान हूँ, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हॉस्पिटल में हुए इस वाकये ने किरण और विनोद के रिश्ते पर रोशनी डाली। किरण के प्रति विनोद का अनुचित व्यवहार सबके सामने आया, और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि विनोद के माता पिता भी इस कड़वे सच से वाकिफ थे। कल रात को हम लोग टैक्सी में बैठे,
टैक्सी वाला हमें एक सुनसान जगह ले गया। उसने गाड़ी रोकी, बोला गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, वो पानी लेने चला गया। फिर अचानक से दो लोग ऐसे सर पे रुमाल बांध के गाड़ी में घुसे और जबरदस्ती मेरे जेवर खींचने लगे। विनोद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, और फिर अचानक से किसी ने मेरे सर पे बहुत तेज वार किया। बस इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। सिर्फ विश्वास चौकी नहीं, करीबन सुंदर नगर तक के आगे का इलाका छान मारा पर कुछ नहीं मिला, बस ये टूटा हुआ फोन। मुझे ये चोरी का मामला नहीं लग रहा है ठक्कर। किरण की उंगलियों पे अंगूठियां हैं, वो भी महंगी वाली। कोई चोर उसे क्यों छोड़ जाएगा? और फिर विनोद को ले जाना, उसे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया जैसे किरण को छोड़ा था? मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है, शायद आपसी दुश्मनी का मामला। तुम एक काम करो, सारी फैमिली को राउंड अप करो, स्पेशली किरण की माँ। जी मैडम। आपकी बेटी और उसके पति के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे नहीं थे ना? बताइए मुझे। ये मार दो तुम्हारी छोकरी ने, बहुत मार दो। और आपने कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए भी? मैं विधवा हूं और मेरा बेटा और बहू अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुश्किल से मुझे संभालते हैं। तो मैं क्या करती? मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे झगड़े तो हर मियाँ बीवी में होते ही रहते हैं, और उसने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कोई शिकायत नहीं की हमसे, बल्कि वो ही हमेशा हर छोटी छोटी बात पे उससे झगड़ती रहती थी। और आप लोगों को यकीन है कि ये मामूली झगड़े थे? हाँ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मामूली झगड़े, ये मामूली झगड़े थे कि डोमेस्टिक वायलेंस? पता लगवाना पड़ेगा ठक्कर, तुरंत। जी मैडम। किरण तो बहुत अच्छी है साहब, उसकी किसी से क्या दुश्मनी? वो तो खुद ही विनोद से परेशान थी। हाँ, विनोद के जरूर बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, निर्दयी मानस। उसे तो अपना बच्चा खो जाने का दुख भी नहीं था। मैंने उसके चेहरे पे जरा भी दुख नहीं देखा था। बच्चा खोने का? हाँ साहब, किरण के पेट में 3 महीने का बच्चा था। अरे सर, उस आदमी को वैसे भी जीने का कोई हक नहीं था। अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारता था, पीटता था, इतना बुरा बर्ताव करता था। अच्छा हुआ मर गया। मैडम, ऐसे तो किसी पे शक नहीं हुआ सिवाय उस प्रणय के। पड़ोसी शारदा बहन का बेटा, उसे विनोद पे बड़ा गुस्सा था, कह रहा था अच्छा हुआ जो मर गया। हो सकता है कि उसी ने विनोद को कुछ किया हो। अगर उसने कुछ किया होता तो शायद इतने खुले से नहीं कहता वो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैडम, एक और बात, विनोद के नाम पे एक इंश्योरेंस भी थी, पता चला है। उसके पेपर्स मैंने मंगवाए, विनोद के इंश्योरेंस पेपर्स मैम। 75 लाख का इंश्योरेंस, बेनिफिशियरी किरण धेड़िया। मतलब विनोद के मरने का सबसे ज्यादा फायदा उसकी बीवी को होने वाला था, किरण को। ठीक है तू। मिस धेड़िया, अरे आराम से बेटा, उतावट શું કામ કરે છે? मैडम, मेरे पति का कुछ पता चला? आई एम सॉरी, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। आपको कुछ और याद आया जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि आपके पति के नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, विनोद के नाम का बीमा। बीमा? नहीं, मुझे नहीं पता। वो मुझे सारी बातें बताते ही कहाँ थे। आयुषो,
मैडम, आपको ये लग रहा है कि ये सब मैंने करवाया है, ये विनोद के साथ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मैडम? देखिए मैडम, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। प्लीज आप उन्हें ढूंढ के लाइए, प्लीज। आप कुछ मैम, आप क्यों इन्हें इतना परेशान कर रही हैं? अपना काम कीजिए ना, विनोद को ढूंढिए। देखो, हमारा काम हमें मत सिखाओ तुम, समझे? किरण, तुम्हें कुछ और याद आए तो हमें जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है? चलो ठक्कर। जांच पड़ताल कई दिनों तक चलती रही, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई बढ़त हासिल नहीं हुई। न किरण को उस रात के बारे में कुछ याद आ रहा था और न ही और कोई गवाह था जो इस वारदात पर रोशनी डाल सके। 3 महीने बीत गए, मामला अब ठंडा पड़ने लगा और दूसरे केसेस को ज्यादा प्राथमिकता मिलने लगी। नतीजा, इंस्पेक्टर भट्ट को ना चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ा और इस बीच किरण का जीवन भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह राहत मानो केवल पल भर की ही थी। मिंकू, आँख खोलना, तू चिंता ना कर, सब सही हो जाएगा। आप लोग सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। डोंट वरी, हम लोग देखेंगे। मिंकू, हाँ मिंकू, चिंता ना करिस, मिंकू सब सही हो जाएगा। खबर न थी, 1 मिनट पहले तो घर में खेल रही थी, फिर अचानक से बेहोश हो गई। चिंता नहीं कर, मैं तो बराबर थी जैसे बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी मिंकू। बच्ची के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना जरूरी है। अभी तो मैंने दवाइयां दे दी है, पर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना बंदोबस्त करूंगा। हूं पर एक रिटायर मानस छू। बेटा ना, अगर बीमे की रकम मिल जाती तो આપણને મદદ થઈ જશે। साची बात है बेन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब तक पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, हम पैसे कैसे इशू करें? सबूत मिल गए मैडम सारे, धोखाधड़ी का चार्ज लगाया गया मिता पर। देखना वो बच ना पाए। मैडम। किरण, राइट? जी मैडम, प्लीज मेरे पति को ढूंढिए ना, प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। कोई तो तरीका होगा ना मैम, प्लीज। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई क्लू, कुछ नहीं, तब हमारी मदद हो सकती है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, पर आप कुछ तो कर सकते हैं ना मैम, प्लीज। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप कुछ तो, आई एम रियली सॉरी, कुछ तो कर सकती है ना मैडम। किरण किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। वो अपने एक बच्चे को पहले ही खो चुकी थी और दूसरे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। ये वो केसेस मैडम जिनका ताल्लुक उस बॉडी से हो सकता है। इन सब की फैमिलीज को बोला बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, स्पेशली इस किरण देड़िया को। उसका पति विनोद भी इसी दौरान गायब हुआ था। जी मैडम। ये मेरा डिक्रो नती, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं हो सकता, हमारा बेटा ये नहीं हो सकता। નથી અમારો દીકરો, નથી। यही विनोद है। नहीं, गलत बोल रही है ये, गलत बोल रही है ये, हमारा बेटा नहीं हो सकता। माता पिता कह रहे हैं कि वो लाश उनकी बेटी की नहीं, और पत्नी कह रही कि उसी की पति की लाश है। समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो ठक्कर, डीएनए सैंपलिंग मंगाओ, उससे तो जरूर हमें पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। एक और बात बहुत अजीब है मैडम, किरण ने कितनी आसानी से उस जली हुई लाश को अपने पति की लाश होने का दावा किया। मैं भी वही सोच रही हूँ। एक्चुअली मुझे उस किरण पे पहले से शक है। तुम ही सोचो ना ठक्कर, एक औरत रोज घरेलू हिंसा की शिकार होती, उसी हिंसा की वजह से वो अपने कोख में पलते हुए बच्चे को खोती,
और फिर उसे बार बार डर रहता है कि उसकी दूसरी बच्ची जो है उस पर भी कभी भी वार हो सकता है। उसका कभी ना कभी आपे से बाहर जाना तो लाजमी है उसका। वो उसने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में आ रहा, लेकिन कैसे किया ये समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो ठक्कर साहब, उसे मिंकू की बहुत चिंता है। दिन रात वो मिंकू के इलाज के लिए पैसा जोड़ने में लगी हुई है। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बच्चे की हालत बहुत बुरी है मैडम। इलाज के लिए ऑपरेशन की जरूरत है और ऑपरेशन के लिए पैसे। मैडम जी, ये मेरे बेटे विनोद की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जली हुई लाश मेरे बेटे की नहीं है। देखिए, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते। ठक्कर, ये बहुत अच्छा हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि वो बॉडी विनोद की है भी कि नहीं। चेक करो। यस मैम। चलो। खाना कहाँ चलेगा मैम? पता करना पड़ेगा, चलो। मैडम, यही प्रणय है। किरण कहाँ है? कुछ आइडिया है तुम्हें? ये लोग तो हॉस्पिटल गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। किरण की बेटी मिंकू की तबीयत बहुत खराब हो गई। तुम जाओ, हम वहीं आ रहे हैं। चलो। देखिए, थोड़े से भी पैसे मिल जाएंगे ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मेरी बेटी का सवाल है, उसका ऑपरेशन ड्यू है। प्लीज कुछ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना ही मैनेज हो पाया। आई एम सॉरी। आई नो ये समय शायद सही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। जो लाश हमें मिली थी वो तुम्हारे पति की नहीं है, विनोद दहरिया की नहीं है। नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है मैडम? आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो लाश तुम्हारे पति की नहीं है। हमने डीएनए टेस्ट करवा किया। नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने उन्हें कोई गलतफहमी। कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं प्लीज, मैं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैंने उनकी बॉडी को पहचाना, मैं जानती हूँ वो वही है, वो मर चुके हैं। तुम्हें कैसे पता है वो मर चुका है? तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? कि वो जिंदा होते तो किसी तरह तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, फोन करते, घर पे आते, कुछ तो करते। वो जो हमने कहना था कह दिया। आप अपनी बच्ची को संभाल। चलो ठक्कर। वो पैसे जमा करते हैं। मैडम, अब मुझे भी लग रहा है कि आपका अंदाजा सही है। किरण जरूर विनोद के गायब होने से कनेक्टेड है, पर बात वहीं आके थम जाती है। मोटिव तो फिर भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन कैसे? एक काम करो ठक्कर, किरण के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता तो चले कि किस किस के कांटेक्ट में थी। यस मैडम। और नहीं रुक सकते, ऑपरेशन अभी करना होगा। आप लोग जल्दी से पैसे डिपॉजिट करवाइए। देख बेटा, तू बिना राजन भाई से अभी के अभी बात कर। मिंकू की जिंदगी का सवाल है ना। माँ, आप उनसे बात करो, मैं घर से बच्चे जेवर लेकर आती हूँ। मैम, नर्स है अस्पताल में जहां किरण का इलाज चल रहा था। मैं कुछ भी नहीं जानती मैडम, और ये किरण जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, लगता है जेल की हवा खाकर ही तुम्हारी याददाश्त वापस आने वाली है। फिर शायद तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम किसको जानती हो किसको नहीं। अरेस्ट करो इसे। नहीं मैडम, बताती हूँ, सब सच बताती हूँ। हाँ, किरण जी ने मुझे कहा था एक बॉडी अरेंज करने के लिए। प्लीज प्लीज, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। देखिए, मैं इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं रुपए मिलते ही आपको आपके 1 लाख रुपए दे दूंगी। प्लीज मेरी बेटी के लिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। और उसके लिए वो मुझे पैसे भी देने वाली थी, लेकिन मैडम उन्होंने ये कहा था कि ये सब अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही है। बस इसके लिए मैंने ये सब किया। तुमने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। ले जाओ इसे। मैडम, ले जाओ। किरण कहाँ है?
किरण कहाँ है? ઘરે ગઈ છે પૈસાનો બંદોબસ્ત કરવા માટે. मिंकू की तबीयत बहुत खराब છે, तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा. અરે બીનાબેન, પૈસાનો બંદોબસ્ત થઈ ગયો. તમે જલ્દીથી ડોક્ટરને કહો ને ऑपरेशन की तैयारी करे. फोन करो ने. किरण को जल्दी फोन करो. 1 मिनट, किरण को कोई फोन नहीं करेगा. आप लोग ऑपरेशन करवाइए. सोलंकी जी, तुम यही रहो, इन सब पे नजर रखना. चलो ढक्कन. यस मैम. आप लोग देखिए देखिए प्लीज, अभी कुछ नहीं, मुझे जाना है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है. हमें पता है किरण, और इसीलिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, जिसके लिए तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया. सही है? क्या या क्या कह रही है? देखो, नर्स ने हमें सब बता दिया, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला. क्या बकवास की जा रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है. हमारे पास बहुत टाइम है किरण. टाइम तुम्हारे पास नहीं, और तुम्हारी बेटी मिंकू के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं. इसलिए मैं सच बताऊं, तुमने बॉडी का इंतजाम किया ना? तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम, किरण तुमने एक नकली बॉडी का इंतजाम किया ना? बताओ मुझे, मिंकू के लिए सच बोलो किरण. और बॉडी का इंतजाम तुमने इसलिए किया क्योंकि तुमने अपने पति को मारा. नहीं 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 किरण, तुम फिर से झूठ बोल रही हो. नहीं देखो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत मारा. वो तुम्हें पीटता था ना? नहीं. और तुम्हारे बच्चे की जान उसी की वजह से गई. मैं मिंकू को नहीं खोना चाहती. तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा किरण. तुमने अपने पति को मारा है ना किरण? बताओ किरण. नहीं. किरण, उसने तुम्हें मजबूर किया, इसे तुमने उसे मार डाला. नहीं. तुम्हें सच बोलना होगा किरण. नहीं. तुम्हें एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है मिंकू की जान बचाने के लिए. सिर्फ तुम्हें बचा सकती हो, सच बोलकर किरण. मैं मिंकू को नहीं खोना चाहती. तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा किरण. तुमने अपने पति को मारा है ना किरण? बताओ किरण. नहीं. किरण, उसने तुम्हें मजबूर किया, इसे तुमने उसे मार डाला. नहीं. तुम्हें सच बोलना होगा किरण. नहीं. तुम्हें एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है मिंकू की जान बचाने के लिए. सिर्फ तुम्हें बचा सकती हो, सच बोलकर किरण. उसने मेरे बच्चे को मार डाला. वो इंसान नहीं, वो हैवान था, हैवान. मुझे उसे रोकना था हमेशा के लिए. उसकी बॉडी कहाँ है किरण? बताओ मुझे, उसकी बॉडी कहाँ है? ऐसी हालत में उसकी पूरी बॉडी छिपाना मुश्किल था, इसलिए मैंने बॉडी कहाँ है किरण? उसकी बॉडी को कार में डाल के तालाब के पास ले गई, और मैंने ज्यादातर बॉडी तालाब में डाल दी जिससे कोई ढूंढ ना पाए. ज्यादातर मतलब? बताओ किरण. पूरी बॉडी सिवाय खुदवा उसे. दिखाओ इधर, क्या है ये? खोलो उसे. सोचिए, एक औरत पर ढाए गए निरंतर अत्याचार ने उसे ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसने अपने पति का कत्ल कर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए. अपनों से मिली उपेक्षा और पुलिस का साथ ना मिलने की सोच ने किरण को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. और आखिरकार विनोद के अत्याचार से बचने के लिए किरण खुद गुनहगार बन गई. किरण ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन उस बेटी ने अपनी मां को खो दिया. वो मां जो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद है. अक्सर कठिन परिस्थितियां इंसान को अच्छाई की सीमा लांघकर बुराई अपनाने पर मजबूर करती हैं. लेकिन यही वो कठिन वक्त होता है जब इंसान को हिम्मत दिखानी होती है, मजबूत बने रहना होता है. काश किरण ने कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लिया होता, क्योंकि जो हुआ उसके जिम्मेदार कुछ हद तक किरण के परिवार वाले, पड़ोसी और वो सारे लोग हैं जो इस घरेलू हिंसा के बारे में जानते हुए भी चुप रहे और इसका विरोध नहीं किया. याद रखिए, हिंसा आखिर हिंसक का ही अंत बन जाती है.
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।